हाँ, ये था ना। क्वेश्चन नंबर जो बोलते जाएंगे वहां से वहां तक डिस्कशन में यूज कर लेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 10 तक में कोई डाउट है तो पूछ लो। क्वेश्चन नंबर 1 to 10 अगर कोई डाउट है तो पूछ लो। क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 22 तक कोई डाउट है तो पूछ लो। क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 22 तक कोई डाउट है तो पूछो। सर ये मुझे मिला ही नहीं था। मिला ही नहीं था? हेलो सर। हाँ बोलो। नहीं सर, मेरे पास नहीं आया था। सर मेरे पास सिर्फ वर्कशीट आया था। बुकलेट तो सबको बहुत पहले ही दिया जा चुका है। सर मेरे तो अगर पास नहीं आया अच्छा था। मान लो नहीं आया था तो लास्ट क्लास में जब होमवर्क दे रहे थे तब क्यों नहीं पूछा था ये चीज? सर मुझे लगा कि अगली बार दिया जाएगा। अरे नहीं दिया तो अरे भाई होमवर्क हम दे रहे हैं तो होमवर्क का मतलब क्या है अगली बार दिया जाएगा? गधा इंसान। होमवर्क दे रहे हैं हम, क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं, बोल रहे हैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे, इसको सॉल्व करके आना है तो अगली बार दिया जाएगा। वाह। चलो नहीं दिया है तो एक नंबर पे मैसेज कर लेना, वो जो तुमको जिसके थ्रू व्हाट्सएप के थ्रू जो मिलता है ना वो उसे मैसेज करना। बाकी हम लोग टेलीग्राम चैनल पे भी इस चीज को डाल देंगे, वहां से ले लेना है बुकलेट, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर ठीक है सर। 23 से लेके 32 तक में कोई डाउट है तो पूछ लो। 23 से 32। सर क्वेश्चन 32। क्वेश्चन 32 में स्क्रीन दिख रहा होगा तुम लोगों को, ठीक है? चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ एटम्स? तो excuse me, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स? तो इस केस में जैसे अगर हम लोग कंसिडरेशन लेकर के चले पहले वाले मॉलिक्यूल का, तो 11.2 सीसी ऑफ नाइट्रोजन। तो जब 11.2 सीसी ऑफ नाइट्रोजन बोला इसका मतलब N2 वाले पार्ट की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है? और क्यूबिक सेंटीमीटर, किसका डाउट था क्वेश्चन नंबर 32? सर मेरा मेरा मत बोला कर, नाम बोला कर। सर रौनक मुखर्जी। हाँ रौनक, एक चीज बताओ, ये सीसी का मतलब क्या होगा? सीसी को अगर हम लोग लीटर में कन्वर्ट करें तो कितना निकल के आएगा? सर कितना सोचेगा जी? तो हम बोले किसको बताना है? 5 लीटर। सर 1 से 11.2 बाय 1000 जो 11.2 बाई 1000 हम सीसी को लीटर में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, पता नहीं क्या क्या बोल दिया। सर सेंटीमीटर क्यूब है ना सर वो। ये चीज बस ध्यान रखना, 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml होता है। तो अगर यस 1 ml वाले पार्ट को जब लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे, मतलब 10 टू द पावर यस माइनस 3। तो सामने वाले पार्ट में भी 10 टू द पावर माइनस 3 सेंटीमीटर क्यूब वाला पार्ट निकल के आएगा, ठीक है? ध्यान रखना इस चीज का, इस तरह कैलकुलेशन वाले पार्ट को बिल्कुल प्रॉपर्ली ध्यान रखना है। मतलब 10 टू द पावर माइनस 3 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर दे रखा, तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं, एक काम करते हैं, इसको 11.2 मिलीलीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो जब 11.2 मिलीलीटर में कन्वर्ट करेंगे तो उसके हिसाब से हम लोगों का वैल्यू 11.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस समथिंग आएगा, -3 आएगा, और नंबर ऑफ एटम्स निकालना है, ठीक है? तो नंबर ऑफ सर मोल्स ऑफ N2 इज इक्वल टू 11.2 मिलीलीटर इंटू 10 टू द पावर -3, ताकि लीटर सर में वही कन्वर्ट हो बोले जाए। थे 11.2 बाय 1000 लीटर। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर नीचे वाले पार्ट में भी 22.4 लीटर, ये लीटर तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी बचेगा 1/2। 1/2 का मतलब हो गया 0.5 इंटू 10 टू द पावर, चलो ठीक है 1/2 के फॉर्म में ही छोड़ देते हैं, क्योंकि तो सवाल में एटम्स निकालने को बोला है। तो N2 में 2 एटम्स हैं, तो अगर हम लोग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन निकाल रहे हैं तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एन एटम जब निकालेंगे तो आराम से हम लोग एटॉमिसिटी 2 से 1/2 इंटू 10 टू द पावर -3 को मल्टीप्लाई करके कैलकुलेशन कर सकते हैं। मतलब 10 टू द पावर -3 मोल्स ऑफ एटम निकल के आएगा N2 के केस में। फिर उसके बाद बताओ भी रौनक, नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मूला।
NO. NO, तो NO वाले पार्ट का 0.15 ग्राम दे रखा, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NO इज इक्वल टू 0. एक काम करते हैं, इसको 15 इंटू 10⁻³ लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई NO का मोलर मास हो जाएगा 30, तो यहाँ से 1/2, और इसमें वापस से दो एटम्स हैं, एक नाइट्रोजन का एक ऑक्सीजन का, तो अगर नंबर ऑफ एटम्स निकालेंगे तो 2 इंटू 1/2 इंटू 10⁻³ मतलब 10⁻³ ही निकल के आएगा, मतलब पहला ऑप्शन अपना आंसर होना चाहिए। फिर भी आगे का चेक कर लेते हैं। सेकेंड वाले पार्ट में 22.4 लीटर ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड एंड नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड तो अभी जस्ट बताया NO, और नाइट्रस ऑक्साइड सुना होगा कभी बचपन में, N2O के बराबर होता है। तो दोनों का अगर वॉल्यूम सेम है, मतलब वॉल्यूम ऑफ N2O इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ NO, तो दोनों का नंबर ऑफ मोल्स वाला पार्ट भी सेम होगा, मतलब दोनों का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम होगा, लेकिन N2O में 3 एटम है जबकि NO में 2 एटम है, तो पहले वाले का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जितना आएगा, मान लो X आया, दूसरे का भी X आया, तो नंबर ऑफ एटम 3x, सामने वाले पार्ट में 2x, मतलब बी ऑप्शन अपना आंसर निकल के नहीं आना चाहिए। फिर उसके बाद थर्ड ऑप्शन की अगर बात करें, 1 मिलीमोल, बताओ भाई कोई, अमन, मिलीमोल का क्या मतलब है? Sir, 10 to the power रुकिए सर, sir, 10 to the power minus 3 mole. 10 to the power minus 3 mole. हाँ ठीक है, 10⁻³ मोल्स, तो 1 मिलीमोल्स ऑफ HCl दिया, मतलब 10⁻³ मोल्स दे रखा, और HCl में 2 एटम है, तो 2 इंटू 10⁻³, 0.5 मिलीमोल्स ऑफ H2S, तो इसका मतलब 10⁻³ तो है, बट उसके अलावा 0.5 भी है, और एक मॉलिक्यूल में 3 एटम है, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स 3 इंटू 0.5 इंटू 10⁻³ मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू एटॉमिसिटी कंसीडर कर सकते हैं। तो पहले वाले में 2 है, दूसरे वाले में 1.5, ये भी काम का नहीं है। उसके बाद 1 मोल ऑफ H2O2, 1 मोल ऑफ N2O4, पहले में 4 एटम्स हैं, तो इस केस में एटॉमिसिटी 4 इंटू 1 मोल, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम निकलेंगे, जबकि नीचे वाले केस में 6 एटम है इंटू 1 मोल, ये वैल्यू निकल के आना चाहिए। ऑप्शन ए आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 में अगर और कोई डाउट है तो ठीक है, 32 तक में, अदरवाइज फिर क्वेश्चन नंबर 40 तक जो भी डाउट है पूछते जाओ। और जिन लोगों का क्लास छूटता है वो अपने क्लासेस का ध्यान रखा करे भाई, क्लासेस कंटिन्यू कर लिया करे, अगर छूटता है तो ऑनलाइन जाकर के लेक्चर भी देख लिया करे, ताकि होमवर्क वगैरह कंप्लीट कर पाए, क्योंकि हम लोग का होमवर्क रोज रोज चलेगा, ये तुम्हारा एक बेसिक पार्ट है जो तुमको फॉलो करना ही करना है। सर 35, क्वेश्चन नंबर 35, 3 flasks of equal volume contain CH4, CO2, Cl2 gases respectively. They will contain equal number of molecules if. तो लास्ट क्लास में या शायद उसके पहले क्लास में एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस बताया था। यस सर। अगर वॉल्यूम सेम है तो इस केस में सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर पे अगर वॉल्यूम सेम होता है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ मोल्स सेम निकल के आते हैं। तो बोला है दे विल कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इफ, तो इस केस में थर्ड ऑप्शन सीधा वो स्टेटमेंट है, वॉल्यूम सेम है, टेम्परेचर एंड प्रेशर वाला पार्ट सेम अगर होगा तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम होंगे, एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस सीधा। क्वेश्चन नंबर 35 के बाद और कोई डाउट 40 तक में? सर 36। Question number 36. Okay. Equal volumes of different gases at any different temperature and pressure have equal molecules. अरे नालायक, सेम कंसिडरेशन तो है ना एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस। अगर प्रेशर टेम्परेचर सेम है तो इक्वल वॉल्यूम हमेशा इक्वल मॉलिक्यूल्स वाले पार्ट को वो करेगा, मतलब हमेशा इक्वल मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करेंगे, इक्वल नंबर ऑफ मोल्स एग्जिस्ट करेंगे सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर वाले पार्ट पे। ऑप्शन डी। मासेस इक्वल नहीं हो सकता, डेंसिटी इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि वॉल्यूम सेम है, मास डिफरेंट हो गया तो डेंसिटी डिफरेंट होगा, और एटम सेम नहीं होता, मॉलिक्यूल सेम होता है। डेफिनेशन में लिखाया भी था नॉट एटम्स, थोड़ा ध्यान रखना होता है इस चीज को। 40 तक में और कोई डाउट? 39, क्वेश्चन नंबर 39,
two flasks of equal capacity contains argon and chlorine gas at respectively at room temperature. What is true about them? तो आर्गन और क्लोरीन एटम है, इक्वल कैपेसिटी मतलब इक्वल वॉल्यूम है एट रूम टेम्परेचर। यार एक चीज तो इसमें गलत दे रखा, मतलब गड़बड़ी दे रखा है थोड़ा। रूम टेम्परेचर तो बोला बट प्रेशर सेम नहीं बोला है। अगर प्रेशर Yes. सेम नहीं है तो हम लोग कोई कमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन चलो मान के चलते कि सवाल में प्रेशर सेम दे रखा हो, कभी कभी इस तरह का एरर निकल के आएगा बुकलेट में, तो कुछ चीजें बाय डिफॉल्ट लेके चल लेंगे हम लोग। अगर प्रेशर सेम है तो सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर पे अगर वॉल्यूम सेम हुआ, इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स या फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम होंगे, एटम सेम नहीं होंगे। तो बोथ कंटेन सेम नंबर ऑफ एटम नहीं होगा क्योंकि आर्गन मोनोएटॉमिक है जबकि क्लोरीन वाला पार्ट डाइएटॉमिक स्पीसीज है। तो जितने मॉलिक्यूल्स आएंगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आर्गन उतना ही रह जाएगा, बट क्लोरीन एटम जस्ट डबल हो जाएगा। तो ये तो नहीं हो सकता पहला ऑप्शन। दूसरा, क्लोरीन एटम आर हाफ ऑफ दैट ऑफ आर्गन एटम। क्लोरीन डबल है, एक Cl2 मॉलिक्यूल में 2 एटम्स हैं, तो जितना आर्गन उतना ही क्लोरीन मॉलिक्यूल। और अगर एटम की बात करें क्लोरीन में तो जस्ट डबल, तो सेकंड ऑप्शन भी गलत है। क्लोरीन एटम्स आर डबल द नंबर ऑफ आर्गन एटम, ऑप्शन 3 आंसर होना चाहिए। क्लोरीन मॉलिक्यूल्स आर डबल द नंबर ऑफ आर्गन मॉलिक्यूल। ऑल्दो आर्गन कोई मॉलिक्यूल नहीं होगा, आर्गन एक एटम ही रहेगा, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आर्गन के एटम के हम लोग बराबर क्लोरीन के मॉलिक्यूल को रख के चल रहे हैं, तो ये वाला पार्ट भी अपना आंसर नॉर्मली निकल के नहीं आना चाहिए, मेरे हिसाब से गड़बड़ दे रखा है। ऑप्शन सी आंसर होगा। So question number 40. 40. Question number 40. Okay. Which of the following does not occupy a volume of 4.48 liter? तो देख लेते हैं पहला ऑप्शन। Number of moles is equal to volume at STP divided by 22.4 बताया था, तो 4.48 divided by 22.4, तो इस चीज को हम लोग ऐसा कर सकते हैं 44.8 by 10 कैंसल आउट होगा 2 टाइम्स, इसका मतलब 0.2 के बराबर वैल्यू होगा। अच्छा, सवाल में डज नॉट ऑक्यूपाई बोला है, पहला तो ऑक्यूपाई करेगा, ये अपना आंसर नहीं हो सकता। दूसरे वाले केस में 12.8 ग्राम वाला पार्ट कंसिडर करके चल रहा है, तो 12.8 डिवाइडेड बाय SO2 का मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा 32 प्लस 32 मतलब 64, तो 128 बाय 64 मतलब 2 डिवाइडेड बाय 10 0.2। अगर नंबर ऑफ मोल्स पहले वाले में जितना था उतना ही आया, तो इसका मतलब इसका वॉल्यूम 4.48 लीटर होगा। थर्ड ऑप्शन में 3.2 डिवाइडेड बाय 32 मतलब 0.1 मोल होगा। तो जब 0.2 4.48 लीटर ऑक्यूपाई कर रहा है तो 0.1 डेफिनेटली नहीं करेगा, तो ये अपना आंसर से हम लोग आराम से हटा सकते हैं। तो अपना आंसर सी होना चाहिए, बट फिर भी डी ऑप्शन देख लेते हैं। 800 मिलीग्राम ऑफ हीलियम 800 into 10 to the power minus 3 divided by 4 कंसिडर कर सकते हैं। तो इसके हिसाब से 200 into 10 to the power minus 3 मतलब 0.2 मोल। वापस से नंबर ऑफ मोल 0.2 है, मतलब आराम से हम लोग वॉल्यूम वाले पार्ट को ये 4.48 लीटर के बराबर कंसिडर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 तक में अगर और कोई डाउट है तो पूछ लेना, अदरवाइज फिर क्वेश्चन नंबर 52 तक जो भी डाउट है पूछते जाओ। होमवर्क के लिए कॉपी अलग से बना के रखना, जो भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है उसको अलग कॉपी में बना के रखो। इस सब तरीके को फॉलो करो ताकि 2 साल के बाद चीजें बिल्कुल सेपरेटली अरेंज्ड हो। जैसे पीरियोडिक टेबल पढ़ा ना 10th में, की सारी चीजें अरेंज्ड वे में है तो पढ़ना आसान होता है। तो अगर सब एक ही जगह लिख लेंगे ना, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री सब एक ही कॉपी में, नोट्स कॉपी होमवर्क कॉपी दिस कॉपी दैट कॉपी सब एक ही जगह पे, तो 2 साल के बाद हमसे कुछ मत पूछना कि सर क्या करें, हम कोई सजेशन नहीं दे पाएंगे। हर एक कॉपी बहुत ही अच्छे से बनाओ, बहुत ही साफ सुथरा नोट्स कॉपी बनाने की कोशिश करो। और नोट्स कॉपी साफ सुथरा बनाने का मतलब ये नहीं होगा कि जब हम क्वेश्चन देंगे तो रफ पीछे करना। जब क्लास में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसका सॉल्विंग वहीं पे होना चाहिए, ताकि कल को अगर नोट्स कॉपी में क्वेश्चन उठा के देखे तो तुमको पता चले कि जब हम खुद से अटेम्प्ट कर रहे थे तो हम क्या गलती कर रहे थे। ये गलती आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी होता है। लोगों को अपनी गलती नहीं देखना आता, लोगों को बस ये दिखता है कि हम सही से इसी सवाल सॉल्व कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे। जब भी क्वेश्चन क्लास में देंगे उसका जो भी तुमको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होगा तो वहीं पे करो। ज्यादा भी एकदम बिल्कुल नहीं, प्रॉपरली साफ सफाई, मतलब एनसीईआरटी के टाइप से हम लोग नोट्स कॉपी बना लेंगे, ऐसा नहीं करने का है। एनसीईआरटी कोई नहीं पढ़ता एक्चुअल में,
तो ध्यान रखेंगे इस चीज का। बट अदरवाइज जो होमवर्क मिला उसको अलग कॉपी बना के रखो, जो जो क्वेश्चंस में डाउट है पहले से मार्क करके रखा करो, Sir, ताकि हम 45. लोग आराम से क्वेश्चंस का डिस्कशन कर पाए, और जो भी डाउट है बोलते जाना। क्वेश्चन नंबर 45, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 में 40 ml of H2S and 40 ml of Cl2 are mixed. Sorry, 40 ml of H2S and 40 ml of Cl2 are mixed together. The volume of the resulting gas at the same temperature and pressure will be 80 ml. नहीं, 80 ml नहीं, mixed together. ml. लास्ट क्लास में एक चीज बताया था, जैसे एक कंटेनर अगर दे रखा है, उसके अंदर उसका वॉल्यूम V है, तो गैस A वाले पार्ट का वॉल्यूम भी उस कंटेनर का वॉल्यूम होगा, गैस B वाले पार्ट का वॉल्यूम भी उस कंटेनर का ही वॉल्यूम कंसीडर किया जाएगा। तो एक कंटेनर है A, दूसरा कंटेनर है B, दोनों को मिक्स कर दिया, तो इस केस में गैस का वॉल्यूम एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। गैस का टोटल जो वॉल्यूम निकल के आएगा वो हम लोग 40 ml के बराबर ही कंसिडर करते हुए काम करेंगे। थोड़ा एब्सर्ड चीज है वैसे, क्योंकि इसमें ऐसा मेंशन करना चाहिए था अलग से कि हम लोग 2 कंटेनर्स लेके चल रहे हैं और दोनों को आपस में मिक्स कर रहे हैं, ये कंसिडरेशन होता तो एक अलग चीज है। चलो ठीक है, एक बार देखते हैं सवाल थोड़ा। द वॉल्यूम ऑफ द रिजल्टिंग गैस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर विल बी, चलो ठीक है, एक कंसिडरेशन तो दिया है केवल इसमें, सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर विल बी। अगर नंबर ऑफ मोल्स डबल हो रहा है तो वॉल्यूम भी डबल होना चाहिए। नहीं, ठीक है, इस क्वेश्चन में 80 ही रहेगा, हम जो सोच के चल रहे हैं शायद नहीं होगा। सवाल में एक चीज मेंशन कर दिया है, हम लोग जो रिजल्टिंग वॉल्यूम निकाल रहे हैं वो रिजल्टिंग वॉल्यूम सेम टेम्परेचर वाले पार्ट पे और सेम प्रेशर वाले पार्ट पे निकल के आना है। मतलब हम लोग अभी प्रेशर और टेम्परेचर वाले पार्ट को चेंज नहीं कर रहे हैं। तो अगर प्रेशर और टेम्परेचर को चेंज नहीं कर रहा है तो पहले वाले केस में जैसे ऐसा लिखा था लास्ट क्लास में, वॉल्यूम विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। तो वॉल्यूम अगर सेम है तो इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स वाला पार्ट भी दोनों में सेम होगा। तो जब दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स N1 प्लस N2, मतलब बेसिकली 2 टाइम्स N1 या 2 टाइम्स N2 हो जाएगा। तो क्योंकि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स है, इसका मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि जो नंबर ऑफ मोल्स था वो N1 से 2N1 हो गया। नंबर ऑफ मोल्स डबल हो गया तो वॉल्यूम वाला पार्ट भी डबल हो जाएगा 80 के बराबर। वैसे एक छोटा सा पार्ट ध्यान देना यहाँ पे, जैसे अगर इस सवाल को इस फॉर्मेट में फ्रेम करता है कि हम लोगों के पास तो ये जो कंडीशन दिया सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर का, अगर ये सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर का कंडीशन नहीं देता, ऐसा बोलता कि एक 40 लीटर का कंटेनर है जिसमें गैस A है, दूसरा 40 लीटर का कंटेनर है जिसमें गैस B है, इस B वाले पार्ट को A में डाल दिए तो टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा। तो जो कंटेनर का वॉल्यूम है वही गैस का वॉल्यूम होता है। तो इस केस में जो वॉल्यूम है वो एग्जैक्टली 40 के बराबर ही होता, लेकिन जब हम लोगों का गैस B वाला पार्ट A में आएगा तो उससे नंबर ऑफ मोल्स चेंज होंगे, और अगर नंबर ऑफ मोल्स चेंज होंगे तो प्रेशर वाला पार्ट नॉर्मली बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पे सवाल में प्रेशर को कांस्टेंट रखने बोला है, तो अगर प्रेशर को कांस्टेंट रखने बोला है तो फिर अपने पास वॉल्यूम को बढ़ाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसीलिए सवाल थोड़ा इनकम्प्लीट दिख रहा था, लेकिन ओवरऑल सवाल ठीक है। बाकी जिन लोगों को ये सोचना है कि सर नंबर ऑफ मोल्स बढ़ा तो प्रेशर कैसे बढ़ेगा, इसके थोड़ा वेट करें, चैप्टर नंबर 5 में हम लोग इस चीज को आराम से डिस्कस करते जाएंगे। अभी के लिए बहुत सिंपल सवाल था, हम इसको कॉम्प्लिकेट कर दिए। 40 ml है, 40 ml है, मिलेगा तो 80 ml मिल जाएगा, ठीक है। ज्यादा इसमें सर नया कंपाउंड फॉर्म नहीं हुआ? नहीं, दोनों नॉन रिएक्टिंग गैसेस है तो इसलिए फॉर्म नहीं होगा। अगर यहाँ पे ये देता NH3 प्लस HCl तो NH4Cl बन सकता था, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दे रखा है, ठीक है। दोनों नॉन रिएक्टिंग टाइप के रहेंगे, आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 45 के बाद और कोई डाउट? 48. क्वेश्चन नंबर 48, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज करेक्ट? N वाला पार्ट जो है नंबर ऑफ मोल्स है, Na वाला पार्ट एवोगाड्रो नंबर है, उसके अलावा M वाला पार्ट मास है ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैस, मतलब M वाले पार्ट को बेसिकली मोलर मास बोला है, और N नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस है, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मोलर मास इनटू एवोगाड्रो नंबर। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मोलर मास इनटू एवोगाड्रो नंबर। थोड़ा एब्सर्ड चीज देख के ही मालूम पड़ रहा होगा, क्योंकि एक
तरफ नंबर ऑफ मोल्स है और दूसरे तरफ मास है, तो नंबर और मास दोनों आपस में सेम नहीं हो सकता। जैसे 4 और सामने वाले पार्ट में 1 किलो दे दिया, मतलब किलोग्राम दे दिया, तो कोई नंबर 4 किसी मास की यूनिट के बराबर नहीं हो सकता, ये तो यूनिट के हिसाब से ही गलत है। दूसरे वाले केस में मास इज इक्वल टू एवोगाड्रो नंबर, तो सेम चीज, एक नंबर को मास के यूनिट से रिलेट नहीं कर सकते, ये भी अपना आंसर नहीं हो सकता। थर्ड ऑप्शन में दे रखा n इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर, ये तो ठीक दिख रहा है। नंबर ऑफ मोल्स को जब एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर ऑफ स्पीसीज आता है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर, ये ऑप्शन ठीक दिख रहा। और लास्ट ऑप्शन में m इज इक्वल टू m इंटू n अपॉन na, ये होना चाहिए क्या लॉजिकली, मास इज इक्वल टू मास इंटू x, तो जब x 1 के बराबर होगा तब ये फॉर्मूला वैलिड होगा, अदरवाइज तो वैलिड नहीं होगा। तो मास इज इक्वल टू मास इंटू x, x इज इक्वल टू 1 होना चाहिए, और x इज इक्वल टू 1 निकल के आएगा नहीं, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स 1 2 3 4 होता है और एवोगाड्रो नंबर 6.023 वाला पार्ट आएगा, तो एक कंडीशनल पार्ट में हो सकता है बट अदरवाइज नहीं होगा। और कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 48 के लिए So 50. क्वेश्चन 52 किसका डाउट है? सर मेरा So 50. So 50. रिताम्बरा का डाउट है। रिताम्बरा, तुमने शायद वर्कशीट वाला क्लास नहीं किया था, वर्कशीट में भी इस तरह का क्वेश्चन था, बट फिर भी एक बार डिस्कस कर रहे हैं इस चीज को, जो सवाल पूछेंगे उस चीज का जवाब देना है। रिताम्बरा, इसका क्या मतलब है जिसको अंडरलाइन किया, 1 ग्राम आयन? ऐसा कहीं मेंशन किया था क्या, ग्राम आयन? सर पता नहीं। आदित्य, ग्राम आयन सुना है कहीं? So हम बोले रवि अलग ही एंट्रोपी में होता है। 1 mole of iron 1 मोल ऑफ आयन, ये चीज बताया था। ग्राम एटम या फिर ग्राम आयन या फिर ग्राम मॉलिक्यूल, इन सब को मोल्स वाले पार्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए बोला जाता है। तो 1 ग्राम आयन का मतलब 1 मोल ऑफ Al3+ आयंस बोल सकते हैं हम लोग। तो सबसे पहला पार्ट तो ये हो गया कि हमारे सवाल में 1 ग्राम आयन मतलब 1 मोल ऑफ Al3+ दे रखा, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Al3+ 1 के बराबर है, इसका मतलब नंबर ऑफ Al3+ आयंस जो हम लोग कंसिडर करके चलेंगे, अगर एक सेकेंड, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Al3+ आयंस अगर कंसिडर करें तो ये चीज 1 इंटू Na के बराबर होना चाहिए। और एक चीज यहाँ पे है 3+ चार्ज, तो एक पॉजिटिव चार्ज का मतलब 1.6 प्लस साइन के साथ इंटू 10⁻⁻19 होता है। एक नेगेटिव चार्ज का मतलब -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है, जिस चीज को हम लोग +E और -E से भी डिनोट कर सकते हैं। मतलब ये रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, +E हो गया या फिर -E हो गया, बेसिकली इस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब को E से रिप्रेजेंट कर सकता है। तो जैसे सवाल में हम लोग के पास 3 पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब टोटल चार्ज +3E के बराबर होगा, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। तो एक आयन में 3 चार्ज है, मतलब 3E चार्ज है, तो 2 आयन में 2 इंटू 3 हो जाएगा। तो हम लोगों के पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नंबर ऑफ आयंस Na के बराबर दे रखा, इसका मतलब हम लोग के टोटल चार्ज को हम लोग आराम से Na इंटू 3E के बराबर कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। ऐसा कोई ऑप्शन ही दिया, फोर्थ ऑप्शन दे रखा है ऐसा, 3 इंटू Na इंटू E कूलम, ऑप्शन डी वाला पार्ट अपना आंसर निकल के आ जाएगा। आज तो लोग होमवर्क बना के आए, मजा आ रहा है हमको वीडियो सेशन करने में, लोग डाउट पूछ रहे हैं। 50 क्वेश्चन नंबर 50 क्वेश्चन बनाकर क्या करो, डिस्कशन में तुमको भी मजा आएगा, डिस्कशन में हमको भी मजा आएगा। हम जब कोटा में पढ़ते थे तो एक क्लास डिस्कशन में निकल जाता था, 1 घंटा डिस्कशन में निकल जाता था, और एक्चुअल में जैसे हम लोग सामने सामने तो बात नहीं कर पा रहे, अदरवाइज क्लास में हम इस साल एकदम इम्प्लीमेंट करेंगे ही करेंगे कि पहले तुमसे पूछेंगे तुमसे कौन सा सवाल बन गया, कैसे बन गया, क्योंकि इतने नए नए तरीके निकल के आते हैं ना क्वेश्चन सॉल्व करने को, तो तुमको ही मजा आएगा। अच्छा ऐसा भी हो सकता था क्या, बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 50 में 2 moles of nitrogen atom at NTP of 44.8 लीटर 44.8 लीटर, किसका डाउट ये है? सर एन एटम्स तो सर वो गैस थोड़ा ना बनेगा, N2 एटम गैस बनेगा ना।
अरे तो उससे मतलब नहीं है, अगर नाइट्रोजन को एटॉमिक फॉर्म में दे दिया तो हम लोग एटम ही मानते हुए चलेंगे। ऐसा कोई रूल थोड़ी कि गैस का मतलब हम लोग केवल मॉलिक्यूलर फॉर्म को रख सकते हैं। एक एटम एटम वाला पार्ट भी गैसेस फॉर्म में ही रहेगा, जैसे O2 है तो ये गैसेस फॉर्म में होता है। एटम कभी एग्जिस्ट नहीं, सर तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा अलोन, क्यों नहीं कर सकता? सर वो मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट करेगा ना। अरे करता होगा, बट हम अगर थियोरेटिकल लैंग्वेज में बोल दे नाइट्रोजन एटम, मतलब हम एटम की बात कर रहे हैं। अगर एग्जिस्ट नहीं करता है तो हम लोग क्यों बार बार एटम लिखते ही क्यों? एटॉमिक नंबर हटा ही दो, मॉलिक्यूलर नंबर कर दो। ऐसा थोड़ी कि एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब ठीक है हम लोगों को बॉन्ड ब्रेक करके रखना पड़ेगा। जैसे चलो इसका डिस्कशन कर सकते हैं हम लोग। 10th क्लास में एक चीज पढ़ा था, जैसे एक नाम दिख रहा है हमको, प्रेम प्रतीक। हाय प्रेम। यस सर। एक चीज बताओ, 10th क्लास में एक सवाल पढ़ा था, व्हाई डज बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस? का है बताइए। सर to complete its octet or duet to become stable, for the atoms to become stable. एग्जैक्टली जैसे उसमें बोलते हैं ना कि कंप्लीट इट्स ऑक्टेट या डुप्लेट, तो ऑक्टेट कंप्लीट करने से या डुप्लेट कंप्लीट करने से मॉलिक्यूल स्टेबिलिटी गेन करता है। हमेशा जो भी एटम्स कंबाइन करके मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहे हैं या बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं वो ज्यादा स्टेबल हो रहा है। और एक चीज का भी ध्यान रखना, इस चीज को हम लोग बहुत बार रिपीट करेंगे और इसका तुम लोग को डिटेल मतलब भी टाइप के साथ अपने आप समझ आता चला जाएगा। जब हम लोग मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं या बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं तो सिस्टम स्टेबिलिटी गेन करता है। और जब भी कभी कोई सिस्टम स्टेबिलिटी गेन करेगा तो हमेशा उसका जो टोटल एनर्जी है वो डिक्रीज करेगा। तो इसको ऐसा समझ लो, जैसे मान लो हम लोग ग्लूकोज पी रखे हैं, मतलब एनर्जी गेन कर रखे हैं, तो हम लोग घर पे बैठे नहीं रहना चाहेंगे, दिमाग में खुराफात चलता रहेगा, इधर उधर भागते कूदते रहेंगे। लेकिन जब हम लोग थक जाते हैं, मतलब एनर्जी लोअर हो जाता है, तो हम लोग रेस्ट के मूड में होते हैं, मतलब स्टेबल मोड में होते हैं। तो एग्जैक्टली सेम टाइप से जब एटम्स अलग अलग रहेंगे या अनस्टेबल रहेंगे तो हायर एनर्जी पे होंगे, और जब एटम्स स्टेबल होंगे तो हमेशा लोअर एनर्जी पे जाएंगे। तो जैसे इसको ऐसा समझ सकते हैं हम लोग कि हायर एनर्जी से लोअर में गए, जैसे हम लोग अगर ग्लूकोज पिए और कुछ काम किए तो हमारे बॉडी से एनर्जी बाहर निकला। और 10th से पहले भी बचपन में ये चीज पढ़ा होगा, जब बॉडी से एनर्जी बाहर निकलता है तो इसका मतलब हम लोग एक्सोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं। सुना होगा एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक प्रोसेस। एंडोथर्मिक जब हीट या एनर्जी एब्जॉर्ब होता है, एक्सोथर्मिक जब हीट या एनर्जी रिलीज होता है। तो अगर मान लो कि हम लोग हायर एनर्जी से लोअर में गए तो हमेशा हमारे सिस्टम से जो भी हम लोग का रिएक्शन का सिस्टम है, जो भी कंटेनर है, उससे एनर्जी बाहर निकलेगा। तो जैसे वहां पे हम लोग ये कंसिडरेशन लेके चलते हैं, ये पॉइंट बस ध्यान रखना होगा कि जब हम लोग बॉन्ड का फॉर्मेशन कराते हैं तो सिस्टम स्टेबिलिटी गेन करता है। इसका मतलब कुछ ना कुछ यहाँ से एनर्जी वाला पार्ट बाहर निकलेगा, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं, जो यहाँ पे डायग्राम में मेंशन कर रहा है। ठीक है, तो अगर मान लो जैसे 2 नाइट्रोजन एटम हुए, मतलब एक मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हुए, तो स्टेबिलिटी गेन किए, तो फिर एक्सोथर्मिक प्रोसेस था। तो अगर मान लो कि हम लोग ऐसा एजम्पशन लेके चले कि हम लोग उस N2 मॉलिक्यूल को एग्जैक्टली सेम एनर्जी दे देते हैं, जितना एनर्जी निकला था एग्जैक्टली सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी दे देते हैं या दे के रखते हैं। तो जब दे के रखेंगे तो उस केस में जो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ था वो ब्रेक भी करके आराम से नाइट्रोजन एटम के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। तो जैसे हम लोग बोलते क्या है कि नेचर में नाइट्रोजन वाला पार्ट एग्जिस्ट कर रहा है गैसियस फॉर्म में, मतलब नेचर में हम लोगों के पास इतना सफिशिएंट हीट या इतना सफिशिएंट एनर्जी नहीं है कि N2 वाला पार्ट अलग अलग एग्जिस्ट कर पा रहा हो। बट अगर हम लोग सफिशिएंट एनर्जी दे दिए तब इस केस में जो N2 है वो नाइट्रोजन एटम के फॉर्म में डिसोसिएटेड आराम से एग्जिस्ट कर सकता है। बट हम लोग को वो एनर्जी मेंटेन करके रखना पड़ेगा। जैसे मान के चले कि अगर हम लोग 1000 किलो जूल का एनर्जी जब मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कराए तो 1000 किलो जूल का एनर्जी बाहर निकला, मतलब अगर हम लोग रेगुलरली 1000 किलो जूल का एनर्जी मेंटेन करके रखेंगे तब उस केस में पूरा का पूरा सिस्टम नाइट्रोजन एटम के फॉर्म में आराम से एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना मॉलिक्यूल नाइट्रोजन के फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है।
बट वो कंसिडरेशन अभी हम लोग लेके नहीं चल रहा है, बस यहाँ पे कि 2 नाइट्रोजन एटम है तो भाई चलो एनटीपी कंडीशन पे हम लोग आराम से उसको एटॉमिक फॉर्म लेते हुए चल रहा है 44.8। क्वेश्चन नंबर 52 तक अगर और कोई डाउट है तो पूछ ले, और अगर डाउट नहीं है तो फिर क्वेश्चन नंबर 57 तक में कोई डाउट है तो पूछो। शायद नीचे और भी सवाल दिया था। 61 तक कोई डाउट है तो पूछो। क्वेश्चन नंबर 61 तक कोई भी डाउट? सर 52 का तो सी होना चाहिए था। 52 का तो सी होना चाहिए था। ओके, क्यों भाई सी क्यों होना चाहिए था? सर वर्कशीट 1 का प्रॉब्लम में सी आंसर था, यही क्वेश्चन था। अरे चपंडुक आदमी, पक्का ये सवाल था? हाँ सर, पक्का? पक्का। वैसे सोच लो एक बार। सर सोच लिए। वर्कशीट है तेरे पास? है सर। ये तो 2 वाला है ना, 1 में होगा शायद सवाल। आज मार खाएगा तू। सुना है कभी जूम ऐप में किसी का पिटाई सुना है आज तक? अच्छा सर, ग्राम क्या दिखाई दिया इधर? ग्राम आयन था उसमें, इसमें ग्राम। इसमें ग्राम है तो 1/27 किए थे, फिर इंटू 3 किए थे तो 1/9 आया था। उधर ग्राम आयन है, मतलब ऑलरेडी मूव से रखा है। सवाल रटो मत, सवाल का तरीका सीखो। ये नहीं कि उधर सवाल सॉल्व किया था तो यही सवाल इधर है। वैसे एक चीज है, जानबूझ के इस तरह का सवाल हम लोग डाल के रखते हैं कभी कभी। एक चीज तुमको रियलाइज हुआ होगा कि जैसे इधर सवाल देखा तो उधर का सवाल देखते ही एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, कर ये तो देखा हुआ है, फटाक से बन जाएगा। भूल के भी हमेशा ये मत सोचना कि एकदम नए नए सवाल सॉल्व करेंगे तभी हम अच्छा करेंगे एग्जाम में। कितना भी तुम सवाल सॉल्व कर लो, दुनिया में कुछ ना कुछ नए सवाल एग्जिस्ट करेंगे ही करेंगे, ठीक है? तो इसीलिए सिमिलर टाइप के सवाल को रिपीट करो, ताकि अगर देखा हुआ सवाल आए तो उसको आराम से बना पाए, कॉन्फिडेंटली बना पाए। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि बचपन में पढ़े थे कि इसका आंसर ये होता है तो यही वाला ऑप्शन आंसर होगा, ठीक है? ऑप्शन तक याद करके बैठा कि सर उसमें सी ऑप्शन था, इसमें भी सी ऑप्शन आंसर होना चाहिए। गजब नालायक है। चलो भाई ध्यान दो। नालायक। और कोई डाउट है क्वेश्चन नंबर 52 के बाद? 57, 58, 61 तक में कोई भी डाउट है? सर 54। Question number 54. In which of the following pairs do 1 gram of each have equal number of molecule? किसका डाउट है ये? 54? सर रौनक मुखर्जी। रौनक एक चीज बताओ यार, बनने लायक सवाल है वैसे। सबका मास 1 ग्राम है और सवाल में इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बोला। सर ये मेरा बन गया, लेकिन मेरे ख्याल से 2 आंसर आएंगे। तो 2 आंसर आएंगे तो 2 आंसर कर लो, देख लेते हैं। N2 वाले पार्ट में मास नंबर हो जाएगा 48 + 16 मतलब 44। CO वाले पार्ट में 16 + 12 मतलब 28। ये तो नहीं हो सकता। दूसरे वाले केस में N2 मतलब 28 और यहाँ तो बहुत ज्यादा मोलर मास दिख रहा है, ये भी आंसर नहीं हो सकता। थर्ड वाले केस में N2 दे रखा मतलब 28 और CO दे रखा मतलब 28। थर्ड अपना आंसर होना चाहिए, क्योंकि मोलर मास बराबर है और मास भी बराबर है, तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट अपॉन मोलर मास। तो वेट तो सब में बराबर 1 ग्राम के बराबर दे रखा है सवाल में। वेट बराबर है, मोलर मास बराबर है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स बराबर होंगे, और नंबर ऑफ मोल्स को जब Na से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकलेगा, तो वो भी डेफिनेटली बराबर होगा ही होगा। थर्ड ऑप्शन आंसर होगा। और लास्ट वाले केस में N2O का मोलर मास अभी कैलकुलेट किया था 44 ग्राम, और CO2 में 32 + 12 मतलब 44। अच्छा हाँ, ये भी आंसर होना चाहिए। C एंड D दोनों आंसर होना चाहिए। रौनक, ये दोनों आंसर आया था? यस सर। बढ़िया। और कोई डाउट किसी को? नहीं सर। तुमको सब के बारे में मालूम है। अब नेताजी है क्या तुम? जल्दी बोलो, क्वेश्चन नंबर 60, 61 में कोई डाउट है तो पूछ लो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 69 भी होमवर्क दिया था शायद से। लोग सन्नाटा छा गया एकदम बिल्कुल, इसका मतलब ये सब सवाल ट्राई करके नहीं है। चलो ठीक है, कोई नहीं, बहुत सारा सवाल ट्राई किए थे तो हम लोग पढ़ाई लिखाई पे आ जाते हैं थोड़ा। 69 क्वेश्चन 69 अच्छा बता चुके हैं, बता चुके तो और अच्छी बात है। जिन लोगों ने होमवर्क कंप्लीट नहीं किया भाई, होमवर्क अपना कंप्लीट करते रहा करें ताकि तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो।
क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो कंसेप्ट अपने आप सर क्लियर होता एक्सरसाइज चला 1 जाएगा। हो गया, एक्सरसाइज 1 हो चुका है। 1 हो चुका मतलब? सो पूछ रहे थे सर एक्सरसाइज 1 हो चुका जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन था। नहीं 1 नहीं हुआ है। 1 में तो मोस्टली जो क्वेश्चन दे रखे हैं वो सारे के सारे वो मोल एनालिसिस का है, और बाकी आज क्वेश्चन होमवर्क देंगे, ठीक है? उसके अभी तो 1 तो शुरू भी नहीं हुआ है। अच्छा चलो भाई, मोल कंसेप्ट में तुम लोगों का लेक्चर नंबर शायद से 6 है, 11 ई लेक्चर 6। लास्ट क्लास में एक और होमवर्क दिया था ना शायद तुम लोगों को, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन पढ़ने के लिए, है ना? ना नहीं नो नहीं दिए थे? अच्छा चलो, नहीं दिए थे तो कोई बात नहीं। चलो भाई ध्यान दो, लास्ट क्लास में तो हम लोग लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन पढ़ चुके थे ना? यस सर, लास्ट वही था। चलो ठीक है, ओके। तो लास्ट टॉपिक हम लोग का है जो 4th टॉपिक कंसिडर कर सकते हैं, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। थोड़ा घटिया टाइप का लॉ है और एनसीईआरटी में दे भी नहीं रखा है, मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा काम का नहीं होगा, तो सुनना इस चीज को ढंग से, इसका समझने वाला पार्ट ढंग से देखना। स्कूल्स वगैरह में मेरे हिसाब से नहीं पूछना चाहिए क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, बट जब बुक सॉल्व कर रहे होंगे या बुकलेट सॉल्व करते होंगे तो ये टर्म बार बार मिलता है रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन वाले पार्ट का, ठीक है? इसका मतलब क्या है उसको एक्सप्लेन करते हैं। इसको इस तरीके से समझो, जैसे मान लो कि हम लोग के पास 3 एलिमेंट्स दे रखे, ए बी और सी। तो अगर ए बी आपस में कंबाइन करके ए बी का फॉर्मेशन किया, बी एंड सी कंबाइन करके बी सी का फॉर्मेशन किया, एंड ए सी कंबाइन करके ए सी का फॉर्मेशन किया, तो पहला चीज तो ये, अगर कभी भी 3 एलिमेंट दिया और तीनों एलिमेंट का कॉम्बिनेशन दिया तो सवाल मोस्टली रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन का है। ऑप्शन के हिसाब से भी अगर हम लोग को काम करना है तो ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है? कभी भी 3 एलिमेंट्स दिया और तीनों आपस में कंबाइन करके 3 अलग अलग कंपाउंड बना रहे तो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन टाइप का सवाल कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं, पहला चीज। तो उसके बाद सवाल में ऐसा कुछ बोला जाता है कि जैसे ए वाला पार्ट बी के साथ, ए वाला पार्ट सी के साथ कंबाइन कर सकता है, सिमिलरली बी वाला पार्ट भी सी के साथ कंबाइन कर सकता है। तो इस केस में ए वाले पार्ट के फिक्स्ड मास के साथ जो बी वाले पार्ट का और सी वाले पार्ट का मास रेशियो निकल के आएगा, ये मास रेशियो ही एग्जैक्टली होना चाहिए या फिर इसी मास रेशियो का कोई होल नंबर मल्टीपल हम लोगों के बी एंड सी वाले पार्ट में जो मास ऑफ बी इज टू मास ऑफ सी है, इसमें निकल के आना चाहिए। फिर से एक बार इस चीज को बोल रहे हैं, तो ढंग से सुनना। जैसे ए वाला पार्ट बी के साथ कंबाइन किया, ए वाला पार्ट सी के साथ कंबाइन किया और बी वाला पार्ट भी सी के साथ कंबाइन किया, तो ए के फिक्स्ड मास के साथ जो नीचे मेंशन कर रखे, ए वाले पार्ट के फिक्स्ड मास के साथ हम लोग का बी और सी का जो मास रेशियो निकल के आया, मतलब ए के साथ कॉम्बिनेशन के लिए जो बी का मास हुआ, सी के साथ कॉम्बिनेशन के लिए जो सॉरी ए के फिक्स्ड मास के साथ कॉम्बिनेशन के लिए जो सी का मास हुआ, तो ये जो ए के कॉम्बिनेशन के लिए कंपाउंड बी या एलिमेंट बी और एलिमेंट सी का जो हम लोगों ने मास रेशियो निकाला है या मास रेशियो यूज किया है, जब हम लोग बी और सी को खुद में कंबाइन कराएंगे तो यहाँ का मास रेशियो आइदर ऊपर वाले के बराबर होगा या इसी के किसी होल नंबर मल्टीपल रेशियो में निकल के आना चाहिए। मतलब ए बी और ए सी में बी एंड सी का जो मास रेशियो है, आइदर बी सी इसी मास रेशियो में कंबाइन करेंगे या इसी के किसी होल नंबर मल्टीपल रेशियो में कंबाइन करेंगे। इस चीज को हम लोग लॉ ऑफ लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन बोल सकते हैं। अच्छा चलो ठीक है, अगर फिर से रिपीट करते हैं इसको, जैसे एलिमेंट के थ्रू काम कर सकते हैं। मान लो, चलो ठीक है, किसी एलिमेंट के थ्रू एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो कार्बन है और वो सल्फर है, ऑक्सीजन है। थोड़ा सिंपल एग्जांपल है, स्टैंडर्ड एग्जांपल है। तो CS वाला पार्ट CH2 बनाएगा, CO वाला पार्ट CO2 बनाएगा, SO वाला पार्ट SO2 बनाएगा। तो एक काम करते हैं, हम लोग C के रिस्पेक्ट में बात करते हैं। एक कार्बन का अगर 12 ग्राम लेके चले तो उस केस में CS2 में सल्फर का मास कितना होगा? तो सल्फर का मास 64 ग्राम के बराबर होना चाहिए।
CO2 में ऑक्सीजन का मास कितना होगा, तो 32 ग्राम के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से सल्फर इस टू ऑक्सीजन का जो मास रेशियो निकल के आया CH2:CO2 में, ये 64:32 मतलब 2:1 निकल के आ गया। ये तो हम लोगों के कार्बन डाइसल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड वाले पार्ट के अंदर के पार्ट में सल्फर एंड ऑक्सीजन का मास रेशियो है, केवल पहला पार्ट हो गया। दूसरा, अगर हम लोग SO2 को लेके चले तो SO2 वाले पार्ट में हम लोगों का सल्फर वाले पार्ट का मास 32 है और ऑक्सीजन वाले पार्ट का भी मास हम लोग 32 के बराबर लेके चल रहा है। तो यहाँ से जो मास रेशियो निकालेंगे 1:1 है। तो 1:1 वाले पार्ट होने का मतलब 1/1 के बराबर है, ऐसा लिख सकते हैं, सल्फर बाई ऑक्सीजन इज इक्वल टू 1/1। जबकि पहले वाले केस में सल्फर बाई ऑक्सीजन वाला पार्ट 2:1 है। तो इस केस में एक चीज देख सकते हैं कि जैसे ये दूसरे वाले पार्ट में सल्फर और ऑक्सीजन का जो मास रेशियो है, इसको अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करें तो जो मास रेशियो 2:1 निकल के आएगा। और यही पार्ट हम लोग के पहले वाले केस में भी आ रखा है। और मैंने पहले भी बोला कि घटिया टाइप का थोड़ा लॉ है, ज्यादा काम का नहीं है। मतलब इसको बोलने का, इसको बताने का मतलब क्या है एग्जैक्टली, उसका सेंस हमको नहीं समझ में आता, बट क्योंकि लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन दे रखा होता है तो हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। तीन एलिमेंट कंबाइन करके 3 कंपाउंड्स बना सकते हैं। तो इस केस में एक पार्टिकुलर एलिमेंट के फिक्स्ड मास के साथ जो दोनों एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन हुआ, तो कार्बन के फिक्स्ड मास के साथ सल्फर का और ऑक्सीजन का जो कॉम्बिनेशन हुआ, उसमें दोनों एलिमेंट्स का मास रेशियो निकाल लिया सल्फर और ऑक्सीजन वाले पार्ट का। तो यहाँ से मास रेशियो 2:1 निकल के आ गया। या ऑक्सीजन बाई सल्फर भी कर सकते थे, ऑक्सीजन बाई सल्फर वाला पार्ट 1:2 निकल के आता। और एग्जैक्टली जब हम लोग सल्फर ऑक्सीजन को मिक्स करते हैं, मतलब एलिमेंट बी एंड सी को मिक्स करते हैं, तो बी और सी के केस में जो कंपाउंड का फॉर्मेशन होता, उसके अंदर बी का मास और सी का मास जो रेशियो में आएगा, ये रेशियो अपने पहले वाले रेशियो के आइदर बराबर होगा या इसी के किसी सिंपल होल नंबर मल्टीपल के पार्ट में निकल के आएगा। तो 1/2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, अपना आंसर निकल के आ जाएगा। तो इस टाइप का कंसिडरेशन माना जाता है। मेरे हिसाब से बहुत वर्थलेस टाइप का टॉपिक होता है, बट ठीक है, सुन के रखा होना चाहिए कि भाई लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन होता क्या है। आराम से क्वेश्चन में इस चीज को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे जब बुकलेट सॉल्व कर रहे होंगे तो उसमें देखा होगा इस तरह का एक सवाल, NaCl 35 NaCl 37, जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो रहा होगा तो हम लोग कौन से लॉ को फॉलो करते हुए चल रहे हैं। तो जैसे कौन से लॉ को फॉलो कर रहे हैं अगर उसकी बात करें तो ऐसा लिख सकते हैं कि सोडियम वाला पार्ट Cl35 के साथ कंबाइन करके NaCl बनाएगा 35, सोडियम वाला पार्ट Cl37 के साथ कंबाइन करके NaCl 37 बनाएगा, और Cl37 के साथ कंबाइन करके Cl2 का फॉर्मेशन करेगा, जिसमें वन पार्ट 35 है और दूसरे पार्ट का मास 37 के बराबर है। जैसे Cl2 होता है हम लोग लिखते हैं तो दोनों का मास नंबर 35 के बराबर होता है, बट यहाँ पे हम लोग Cl35 37 लेके चल रहे हैं, तो एक का मास नंबर 35, एक का 37। तो सोडियम के एक एटम के साथ क्लोरीन जब कंबाइन किया तो क्लोरीन में हम लोग का मास रेशियो निकल के आया 35:37 वाले पार्ट में 35:37। फिर उसके बाद जब हम लोग Cl2 वाले पार्ट को लेके चले तो Cl2 में भी Cl35:Cl37 का मास रेशियो 35:37 निकल के आया। तो पहले का मास रेशियो ही दूसरे वाले पार्ट में है। इसका मतलब इधर हम लोग सेम मास रेशियो लेके चलेंगे या फिर पहले वाले मास का कोई सिंपल होल नंबर मल्टीपल लेके चल रहे होंगे। तो सिंपल सा कंसेप्ट तो नहीं है, और इसका एक्चुअल में क्या यूज है ये हमको नहीं समझ में आता है। एग्जैक्टली क्या यूज है इसका हमको कोई लॉजिक नहीं समझ में आता, तो हम मालूम करने की कोशिश भी नहीं करते। हम आज तक सवाल नहीं देखते इसका, तो इसको करेंगे भी नहीं। ठीक है, बस इसमें कुछ स्टेटमेंट नोट कर लो, एग्जाम्पल नोट भी कर ही लेना, कोई दिक्कत नहीं है। स्टेटमेंट नोट कर लो पहले लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन में। When three elements A, B and C combines to form AB, BC and AC,
then the mass ratio in which B and C combines to form BC the mass ratio in which B and C combines to form BC will either be same or some whole number multiple ratio of the mass ratio in which B and C combines with A. स्टेटमेंट एक बार पढ़ लो, स्कूल में पूछना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, बट फिर भी एग्जाम से पहले कभी देख लेना स्कूल के एग्जाम में। डेफिनेशन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो कभी नहीं पूछ रहा, कभी भी नहीं पूछा, बस ध्यान रखना 3 एलिमेंट 3 कंपाउंड बनाएगा, सीधा लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन बोलते हुए काम कर सकते हैं हम लोग। सर इसमें सिर्फ 3 ही एलिमेंट ले सकते हैं? हाँ 3 एलिमेंट ले सकते हैं। तो लिखिए 3 एलिमेंट कम है क्या? 3 ही ले सकते हैं। ये एग्जांपल नोट कर लो, NaCl वाले एग्जांपल को नोट कर लो। 4-5 एलिमेंट्स ना भाई 3 में ही माथा खराब हो गया है, तुम लोग 4-5 क्यों कराएगा? सिंपल एग्जांपल है, नोट कर लेना NaCl वाले पार्ट का। अबे क्या बजा रहा है इस तो? माहौल बना करके रख देता है। क्लास के टाइम से ये सब डिस्टर्बेंस मत करना भाई, ठीक है? अब ठीक है, हम थोड़ा लाइट मूड में रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि ये सब टाइम पास करेगा। चलो भाई, अगर नोट कर लिया तो इसके बाद अगले हेडिंग में चलते हैं हम लोग। इसके बाद फिर एक छोटा सा हेडिंग है जिसको हम लोग को डिस्कशन करना होता है। हेडिंग डाल देना रिलेटिव डेंसिटी, और उसके बाद फिर हम लोगों का मोल एनालिसिस वाला पार्ट आराम से शुरू हो जाएगा, जहां से मेन मोल कंसेप्ट वाला पार्ट शुरू होगा। सर स्ट्रेस्कोपी कब पढ़ेंगे? क्या स्ट्रेस्कोपी? स्ट्रेस्कोपी स्टोकियोमेट्री सर। हाँ वही स्टोकियोमेट्री। अबे क्या वर्ड? तो मोल एनालिसिस का मतलब वही होता है स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशन। भाई क्या दुनिया से आया है तुम लोग। चलो ध्यान दो, इसके जस्ट आगे उस चीज पे आएंगे हम लोग। चलो ध्यान दो भाई, जैसे हम लोग रिलेटिव डेंसिटी तो वर्ड यूज करते हैं, बट एक्चुअल में हम लोग को यहाँ पे डिस्कशन करना होता है वेपर डेंसिटी का। हेडिंग में मत डालना, इसको हम लोग आगे ही लिखेंगे। बट जो वेपर डेंसिटी हम लोग टर्म यूज करेंगे, उस डेंसिटी से पहले हम लोग नॉर्मली एक टर्म यूज करते भी हैं रिलेटिव डेंसिटी, जिसका थोड़ा ध्यान रखना होता है। जिससे बचपन से सुनते आ रहे हैं, डेंसिटी इज इक्वल टू मास वी वॉल्यूम। इसमें लोगों को नॉर्मली दिक्कत नहीं होता है। लेकिन जब हम लोग ये टर्म रिलेटिव यूज करते हैं, तो जैसे रिलेटिव एटॉमिक मास यूज किया था,
तो एक एटम के मास को दूसरे के रिलेटिव कंसिडर किया गया था। तो सिमिलर टाइप से जब रिलेटिव डेंसिटी की बात करेंगे तो रिलेटिव डेंसिटी का मतलब होना चाहिए डेंसिटी ऑफ वन सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ रेफरेंस सब्सटेंस। कोई भी सब्सटेंस के रिस्पेक्ट में किसी भी दूसरे सब्सटेंस का हम लोग रिलेटिव डेंसिटी आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा कैलकुलेशन होता है, ज्यादा कुछ इसमें सोचना भी नहीं होता। एक सब्सटेंस के डेंसिटी को हम लोग किसी रेफरेंस सब्सटेंस के डेंसिटी से डिवाइड करते हुए काम कर रहे हैं। तो जैसे नॉर्मली होता क्या है, ये शायद ये वर्ड सुना होगा कुछ लोगों ने, जहां तक हमको ध्यान है। नहीं भी सुना है तो क्लास 11th में फिजिक्स में ये वर्ड सुनेंगे ही सुनेंगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी। अगर हम लोग किसी भी सब्सटेंस के डेंसिटी को वाटर के डेंसिटी से डिवाइड करते हैं, जो कि नॉर्मली 1 ग्राम पर ml ही होता है, वाटर के डेंसिटी से हम लोग डिवाइड करके चलते हैं 4 डिग्री सेल्सियस पे, तो इस चीज को हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बोलते हैं। कभी कभी क्लास 9th या 10th में साइड बुक्स वगैरह में ये टर्म दे रखा होता है। मैंने अपने टाइम पे देखा था, शायद जहाँ तक हमको ध्यान है 9th में देखा था, बट नहीं भी देखा होगा तो क्लास 11th के फिजिक्स में रिलेटेड डेंसिटी वाला पार्ट आ ही जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नॉर्मली होना नहीं चाहिए, ठीक है। बट इसके अलावा हम लोगों को एक छोटा सा पार्ट और कंसिडर करना होता है। जैसे जब हम लोग किसी भी सब्सटेंस के बारे में बात करते हैं तो सब्सटेंस केस में डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम तो हम लोग आराम से लिख सकते हैं, लेकिन गैस के केस में ऐसा जरूरी नहीं है कि केवल हम लोग मास और वॉल्यूम वाले पार्ट से ही डेंसिटी निकालेंगे। गैस के केस में हम लोग डेंसिटी निकालने का एक और भी तरीका यूज कर सकते हैं। एक्चुअल में एक फॉर्मूला है, जैसे हम अभी लिख तो दे रहे हैं, लेकिन ये फॉर्मूला वाला पार्ट हम लोग गैस स्टेट में नॉर्मली डिस्कस किया करते हैं। और अगर नहीं भी डिस्कस करते हैं तो बीच बीच में बार बार ये फॉर्मूला आएगा, बार बार इस चीज को हम लोग रिपीट करेंगे। हम लोग एक टर्म यूज करते हैं PV इज इक्वल टू nRT, और इस चीज को आइडियल गैस इक्वेशन बोला जाता है। हम लोग इस इक्वेशन का यूज नहीं करेंगे अभी, ठीक है। इस गैस इक्वेशन को हम लोग यहाँ पे यूज नहीं करेंगे, बस इंफॉर्मेशन पास ऑन कर रहे हैं ताकि जब दूसरी बार ये चीज मिले तो फॉर्मूला ध्यान में रहे, जिसमें P वाला पार्ट प्रेशर है, जो V वाला पार्ट है ये वॉल्यूम ऑफ गैस है, N वाला पार्ट नंबर ऑफ मोल्स, उसके अलावा जो पहले टेम्परेचर ले लेते हैं, टेम्परेचर वाला जो पार्ट है T से डिनोट कर रखे हैं, और जो R वाला पार्ट है यूनिवर्सल इसको गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट या फिर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बोला जाता है, और इसका जो वैल्यू है 0.0821 ATM लीटर पर केल्विन मोल हो सकता है एक पॉसिबिलिटी, या फिर 2 कैलोरी पर केल्विन मोल। बेसिकली 2 नहीं होता, 1.987 होता है, 1.987 को हम लोग 2 लेके चल लेते हैं। और तीसरा 8.314 कैलोरी पर केल्विन मोल कंसिडर कर सकते हैं। तो ये जो आइडियल गैस इक्वेशन है इसको हम लोग गैस के लिए आराम से अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी गैस के लिए। जैसे STP कंडीशन बताया था तो उसमें प्रेशर 1 ATM था, टेम्परेचर वाला पार्ट 0 डिग्री सेल्सियस था, वॉल्यूम 22.4 कहाँ से आया, तो एक्चुअल में इसी इक्वेशन से आता है कि जब हम लोग PV इज इक्वल टू nRT में टेम्परेचर डालेंगे 273 केल्विन, प्रेशर डालेंगे 1 ATM, R का वैल्यू डालेंगे 0.0821, N का वैल्यू 1 डालेंगे, तो वॉल्यूम वाला पार्ट 22.4 लीटर निकल के आएगा। तो खैर एक्चुअल में 22.7 होता है, बट 22.7 क्यों होता है और हम लोग 22.4 क्यों लेते हैं, इस कैलकुलेशन पे हम लोग कुछ दिनों बाद ही आएंगे गैस स्टेट वाले टॉपिक में। खैर हम लोग को उससे मतलब नहीं अभी कि हम लोग का 22.4 कैसे आया, वो चीज़ हम लोग गैस स्टेट में डिस्कस करेंगे। हम लोगों को इससे मतलब है कि अगर हम लोग ये कंसिडरेशन लेके चले PV इज इक्वल टू nRT, तो एक चीज हम लोग यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं, जैसे नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग वेट अपॉन मोलर मास लिख सकते हैं। तो PV इज इक्वल टू वेट अपॉन मोलर मास इनटू RT लिखा जा सकता है, पहला चीज। दूसरा एक और काम कर सकते हैं, इस मोलर मास को लेफ्ट साइड लेके चले जाओ और वॉल्यूम को राइट साइड उठा के ले आओ, तो उसके बेसिस पे ऐसा कंसिडरेशन निकल के आ जाएगा कि हम लोग का फॉर्मूला जो है P इंटू मोलर मास इज इक्वल टू
वेट बाय वॉल्यूम इनटू RT, और वेट बाय वॉल्यूम या मास बाय वॉल्यूम इस चीज को हम लोग डेंसिटी भी बोलते हैं। तो यहाँ से अपना इक्वेशन निकल के आएगा PM इज इक्वल टू DRT। ये इक्वेशन थोड़ा ध्यान रखना है अभी के लिए, केवल अभी के लिए याद रखना है PM इज इक्वल टू DRT, जहाँ पे R वाला पार्ट क्या है, तो इस केस में हम लोग R वाले पार्ट को यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट या सिंपली गैस कांस्टेंट बोल के काम कर सकते हैं। अब इसमें डेंसिटी ऑफ गैस अगर निकालना है तो हम लोगों को PM अपॉन RT से भी वैल्यू मिल जाएगा, मतलब हम लोगों को मास और वॉल्यूम की जरूरत नहीं है। अगर प्रेशर टेम्परेचर मालूम है तो हम लोग डेंसिटी डायरेक्टली भी आराम से निकालते हुए काम कर सकते हैं। तो पहले एक काम करो, पहले हेडिंग में ये रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला दोनों मेंशन कर लो, रिलेटिव डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी। उसके बाद बाकी पार्ट को नोट करना। अभी के लिए बस नोट करना है, इस इंफॉर्मेशन को हम लोग यूज करेंगे, ज्यादा समझना नहीं है इस चीज को अभी। तो उसके नीचे ये इक्वेशन नोट कर लेना, आइडियल गैस इक्वेशन। अभी के लिए बस ध्यान रखने इन्फॉर्मेशन, इसके बारे में ज्यादा डिटेल हम लोग डिस्कस अभी नहीं सर करेंगे। नॉर्मली प्रेशर कितना ATM होता है? नॉर्मली 1 ATM होता है, एटमॉस्फेयर का प्रेशर 1 ATM। सर ये टेम्परेचर को केल्विन में लेंगे या फिर सेल्सियस में? टेम्परेचर को हमेशा केल्विन में लेंगे, बट बोला तो अभी कैलकुलेशन हम लोग यूज नहीं करेंगे, तो ज्यादा उसको डिस्कशन में यूज करने की जरूरत नहीं। बट ठीक है, ध्यान रखना हमेशा टेम्परेचर केल्विन स्केल में होता है, कहीं भी कैलकुलेशन केल्विन स्केल। ये कौन है भाई? मुन्ना भैया। जय हिंद दोस्तों। आगे नोट करते जाओ। कर लिए सर। अरे आगे और नोट करना है। और ये फॉर्मूले का थोड़ा ध्यान रखना है, PM इज इक्वल टू DRT। गैस स्टेट में हम लोग इस चीज पे वापस से आएंगे।
वहां पे एसटीपी कंडीशन का कैलकुलेशन करेंगे हम लोग। 22.4 कैसे आया या 22.7 क्यों होता है और हम लोग 22.4 क्यों लेते हैं, ये दे रखा है गैस स्टेट में। खुद से ही पढ़ के देख सकते हैं एनसीईआरटी में। बिल्कुल पेज के नीचे में स्टार मार्क करके 2-3 पॉइंट्स लिख रखे हैं, उसमें मेंशन किया हुआ है एसटीपी कंडीशन, एसएटीपी कंडीशन। पढ़ के एक बार देख सकते हैं, मजा आएगा पढ़ के इन्फॉर्मेशन। बाकी हम लोग तो आएंगे उस टॉपिक पे। लिख लिए सर। चलो ओके। बारिश चलो आ भाई, रहा है। तो क्या करें, छाता भिजवा दे तुम्हारे यहाँ। चलो ध्यान दो। छत पे रहता जैसे है। हम लोग मान लो इस कैलकुलेशन वाले पार्ट को यूज करें अगर, बस ध्यान देना इसको, ठीक है। रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वन सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ रेफरेंस सब्सटेंस। तो अगर हम लोग अपना ये जो फॉर्मूला है D इज इक्वल टू PM अपॉन RT, अगर हम लोग किसी भी एक गैस का, मान लो X गैस का रिलेटिव डेंसिटी कैलकुलेट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू Y, तो इसमें लिख सकते थे हम लोग डेंसिटी ऑफ गैस X बाय डेंसिटी ऑफ गैस Y। हमेशा हम लोग कैलकुलेशन सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे करेंगे, ये बिल्कुल फिक्स्ड है। हमेशा कैलकुलेशन सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर पे ही हम लोग कमेंट करेंगे। तो जैसे अपना फॉर्मूला है P इंटू M अपॉन RT, तो प्रेशर तो सेम है, मान लेते हैं मोलर मास X के बराबर है, R कांस्टेंट है तो चेंज नहीं हो सकता, और टेम्परेचर भी सेम है पहले वाले केस में, डिवाइडेड बाई, एक सेकेंड रुक जाओ, P इंटू मोलर मास ऑफ X बाई RT डिवाइडेड बाई, प्रेशर तो सेम था, मोलर मास ऑफ Y डिवाइडेड बाई R इंटू T ले सकते हैं हम लोग। तो यहाँ से R कैंसल, T कैंसल, P कैंसल, बाकी बचेगा अपना डेंसिटी ऑफ X विथ रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ Y इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ X बाई मोलर मास ऑफ Y। तो यहाँ पे एक कंसिडरेशन गैस में हम लोग इन्वॉल्व कर सकते हैं कि अगर हम लोग रिलेटिव डेंसिटी गैस के केस में निकालेंगे तो मोलर मास जिस भी गैस का है उसको ले लो, डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ रेफरेंस गैस कंसिडर कर सकते हैं, मतलब जो गैस है उसका मोलर मास डिवाइडेड बाई रेफरेंस मास। तो जैसे एक चीज यहाँ कंसिडर कर सकते हैं हम लोग, अगर मान लो रिलेटिव डेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू H2 निकालना होता तो क्या लिख सकते थे, तो रिलेटिव डेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू H2 का मतलब किसी भी गैस का मोलर मास बाई मोलर मास ऑफ H2 होना चाहिए, और हाइड्रोजन का मोलर मास हो जाता 2 के बराबर। तो यहाँ से अपना वैल्यू निकल के आता मोलर मास बाई 2, और इसी रिलेटिव डेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू H2 वाले पार्ट को हम लोग वेपर डेंसिटी भी बोलते हैं। ये टर्म थोड़ा ध्यान रखना है, इस टर्म को हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम में यूज करेंगे, उसके अलावा आयनिक में तो यूज नहीं करेंगे। आगे जाने के बाद कहीं कहीं और भी हम लोग जैसे क्लास 12th में सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में थोड़ा बहुत यूज करेंगे। तो वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मोलर मास बाई 2, ये सिंपली ध्यान रखना, फॉर्मूला ऐसा ही याद रखना है, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मोलर मास बाई 2। लेकिन बेसिक कंसेप्ट याद रखना है, वेपर डेंसिटी का मतलब क्या है, तो रिलेटिव डेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन को हम लोग वेपर डेंसिटी भी आराम से बोलते हुए काम कर सकते हैं। तो ये पूरा कंसिडरेशन नोट कर लो थोड़ा तेजी से, और फिर हम लोग वेपर डेंसिटी के कुछ कैलकुलेशंस पे आते हैं। सर इसका हमेशा लेना पड़ता है हाइड्रोजन का मोलर मास? हाँ, हाइड्रोजन के मोलर मास के रिस्पेक्ट में ही हम लोग टर्म वेपर डेंसिटी यूज करते हैं। रिलेटिव डेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू एनी गैस निकाल सकते हैं, बट जब भी टर्म वेपर डेंसिटी बोलेगा तो हम लोग हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में बात करेंगे। सर हो ओके, आगे बढ़ो, नोट कर लो।
सर ये गिवन मास या मोलर मास है? कौन सा? सो जो मास ऑफ बेसिकली जो m वाला पार्ट मोलर मास। सर लेकिन जो वहाँ पे जो उसने डिराइव की क्वेश्चन पे तो गिवन मास होगा ना? कहाँ गिवन मास लिखा है? So PV is equal to, चलो ध्यान दो, density PV is equal to, देख PV is equal to nRT, ठीक है? तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला बताया था, वेट अपॉन मोलर मास, उसमें डाल दिया, मोलर मास को दूसरे साइड मल्टीप्लाई किया, वॉल्यूम को नीचे मल्टीप्लाई किया, तो वेट का मतलब क्या? मास अपॉन वॉल्यूम, ये तो डेंसिटी में कन्वर्ट हो। सर ये गिवन वेट है या फिर क्या? तो जो यहाँ पे जो वेट ले रहा हूँ उसमें गिवन वेट है या फिर मोलर वेट? मोलर एक चीज बताओ, ये जो फॉर्मूला ऊपर लिखे हैं नंबर ऑफ मोल्स का, इस नंबर ऑफ मोल्स के फॉर्मूले में ये W क्या है? वेट गिवन वेट या मोलर वेट? गिवन होना चाहिए। तो M क्या है? सर मोलर वेट। तो फिर पूछना क्या चाह रहा है, आगे क्या पूछना चाह रहा है? सर नेक्स्ट वो कंफ्यूजन था। ये M अगर मोलर मास है तो यहाँ का M भी मोलर मास है, और वेट वाला पार्ट तो डेंसिटी में कन्वर्ट हो चुका, तो सब कुछ मोलर मास के टर्म में चल रहा है, ठीक है? चलो नोट करो इसके नीचे फॉर्मूला, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मोलर मास बाई 2, और फटाफट एक दो क्वेश्चन सॉल्व करके देखो। पहला क्वेश्चन, कैलकुलेट द वेपर डेंसिटी ऑफ H2SO4 गैस। सिंपल सवाल होंगे अभी। कैलकुलेट द वेपर डेंसिटी ऑफ H2SO4 Second question, calculate the relative density of nitrous oxide with respect to CO2. दोनों गैस है। Calculate the vapor density of H2SO4. क्या होगा अभी आंसर? सर 49 मोलर मास वाला पार्ट 98 है, तो मोलर मास बाई 2 मतलब 49। सिंपल सा कैलकुलेशन है। हाँ ठीक है, 49। दूसरे वाले पार्ट को कैलकुलेट करो। 1 सर 1। हाँ ठीक है, सेकंड वाले केस में अपना आंसर 1 के बराबर निकल के आएगा। नाइट्रस ऑक्साइड 10-O CO2, नाइट्रस ऑक्साइड का मोलर मास 44, CO2 का मोलर मास 44, और रिलेटिव डेंसिटी वाला पार्ट 44/44 मतलब अपना वैल्यू 1 आराम से कंसिडर कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल टॉपिक होता है एक्चुअल में वेपर डेंसिटी, थोड़ा इसमें ज्यादा कोई कंफ्यूजन होता नहीं है। बाकी एक क्वेश्चन और ट्राई करके देख लो, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। 7.5 liter of a particular gas of a particular gas at STP weighs 16 gram. Calculate the vapor density of the gas. Calculate the vapor density of the gas. सर हाँ 16 into 22.4/50 क्या? कैलकुलेट कर
कैलकुलेटर तो बिल्कुल यूज मत करना भाई, बहुत मार खाएगा अगर हमको समझ में आ गया कैलकुलेटर को यूज कर रहा है तो। जो भी करेगा अपने हाथ से कैलकुलेशन करेगा, कैलकुलेटर की बिल्कुल आदत नहीं लगानी है। So 16 into 22.4 by 15. आंसर बताए आंसर। मेरे ऊपर छोड़ दिया कि आप कर लीजिए सर कैलकुलेशन, बड़ा नालायक आदमी है। और किसी का आंसर आया तो बता सकता है अपना हाथ रेस करके। बस 2 मिनट सर। आए रौनक बताओ जल्दी। सर 24। 24 बढ़िया जवाब है भाई, 24। बाकी लोग कैलकुलेट करो फटाफट, फिर डिस्कशन शुरू करते हैं। So 17.44. So 17.44. So सर आवाज नहीं आ रहा, म्यूट हो गया। हेलो आवाज आ रहा है? So 17.44. हाँ ठीक है ठीक है, 17.44। वहाँ पर आंसर लिख दिया भाई 24। कुछ खा पी के आए हुए है क्या? आंसर लिखा हुआ है तो पता नहीं क्या आंसर बता रहा है भाई। चलो ध्यान दो। उधर नहीं पढ़ाना था? चलो ध्यान दो, जैसे कितना? यहाँ पे, अरे माइक्रोफोन ऑफ रखा मन। तो पहले बोलना चाहिए था। 24.24 आ रहा है। ठीक है उतना कैलकुलेशन चलेगा, इतने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो भाई ध्यान दो। उधर हम पढ़ा रहे थे, मतलब पढ़ाना। अमन माइक्रोफोन ऑफ करो। चलो ध्यान दो, जैसे 22.4 है तो इसमें नंबर ऑफ मोल्स 1 के बराबर है, तो 7.5 में मान लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स x के बराबर है, हमको नहीं मालूम मान लेते हैं। तो इस तरीके को भी ध्यान रखना, जो भी तरीका मेंशन कर रहे हैं कैलकुलेशन का, इसको बहुत सही से समझना। जैसे 22.4 में अगर 1 मोल का वैल्यू था तो 7.5 में कितना होगा, मान लेते हैं x के बराबर, और बीच में एक लाइन खींच के डिवीजन कर लो। डिवीजन करने का मतलब 22.4 बाई 7.5 इज इक्वल टू 1/x हो जाएगा। यहाँ से x वाला पार्ट ये अप्रोक्सीमेटली 3 टाइम्स कैंसिल आउट हो रहा है, मतलब x वाला पार्ट 1/3 के बराबर ले सकते हैं। जब भी कभी एक के रिलेटिव दूसरे को कैलकुलेट करना होगा तो एक वैल्यू लिखना, दूसरा उसके जस्ट नीचे लिखना और बीच में लाइन खींच देना, ताकि डिवीजन वाला पार्ट समझ में आ जाए। तो 22.4 इज इक्वल टू 1 मोल लिखा, 7.5 इज इक्वल टू x मोल लिखा, बीच में लाइन खींचा मतलब डिवीजन कर दिया। तो यहाँ से 3 इज इक्वल टू 1/x या फिर x इज इक्वल टू 1/3 आराम से निकल के आ गया, पहला पार्ट। और सवाल में ऐसा मेंशन किया है
कि हम लोगों का 7.5 लीटर का जो मास है वो 16 ग्राम के बराबर है। तो इसका मतलब है कि जो x मोल है इसका मास वाला पार्ट 16 ग्राम के बराबर है। ऐसा हम लोग मेंशन करते हुए काम कर रहे हैं। तो जैसे दिख रहा है हम लोगों को कि यहाँ पे x वाला पार्ट जो सॉरी x मोल का जो मास है वो हम लोग के 16 ग्राम के बराबर है। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट अपॉन मोलर मास हम लोग कंसिडर करके चलते हैं। नंबर ऑफ मोल्स वाला पार्ट यहाँ पे 1/3 निकल के आया था। तो इसका मतलब वेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास सॉरी मोलर मास इज इक्वल टू वेट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ले सकते थे। वेट वाला पार्ट 16 के बराबर था, नंबर ऑफ मोल्स 1/3 के बराबर था, मतलब 48 के बराबर हो गया। और अगर मोलर मास वाला पार्ट 48 के बराबर निकल गया तो वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मोलर मास बाई 2 मतलब 24 लेके चल सकते हैं हम लोग आराम से। और एक चीज का ध्यान रखना है, अगर हम लोग फॉर्मूले के हिसाब से काम करें, रिलेटिव डेंसिटी मान लो ऐसा दे रखा सबसे ऊपर में ही, रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वन सब्सटेंस, मतलब मान लेते हैं ग्राम पर ml, तो नीचे डेंसिटी ऑफ अनदर सब्सटेंस ग्राम पर ml, दोनों यूनिट कैंसल आउट होगा, मतलब यूनिटलेस क्वांटिटी है। तो वेपर डेंसिटी भी एक यूनिटलेस क्वांटिटी होगा, बस सिर्फ हम लोग वैल्यू के हिसाब से बात करेंगे। ब्रैकेट में लिख लेना यूनिटलेस। सर हाँ बोलो। सर नंबर ऑफ मोल तो सर गिवन वॉल्यूम बाय 22.4 लीटर से भी हो सकता है। निकाल सकते हैं, मतलब हमको उस चीज को समझाना नहीं है, वो तुम लोग को बाय डिफॉल्ट समझ में आता है। हमको एक कैलकुलेशन का तरीका शो करना था कि हम लोग एक के रिलेटिव दूसरे का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। हाँ बोलो। तो उससे कीजिए ना एक बार। दूसरे कर सकते हैं, जैसे नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम 7.5 डिवाइडेड बाय 22.4, ये वैल्यू 1/3 आएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स वाला पार्ट 1/3 के बराबर है और नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट अपॉन मोलर मास। तो मोलर मास इज इक्वल टू वेट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स। वेट 16 ग्राम दे रखा, नंबर ऑफ मोल्स 1/3, इसका मतलब 48 हो जाएगा। यहाँ से भी निकाल सकते हैं। एक और भी तरीका है, ये चीज मालूम है 22.4 का मतलब 1 मोल होता है और 1 मोल का मास मोलर मास कहलाता है। तो मान लेते हैं मोलर मास m के बराबर है, मतलब जब 22.4 लीटर वॉल्यूम था तो मोलर मास m था और सवाल में 7.5 लीटर के लिए मास वाला पार्ट 16 दे रखा है, तो रेशियो ले लो। तो यहाँ वाले पार्ट से 22.4 बाई 7.5 मतलब 3 इज इक्वल टू m/16, मतलब मोलर मास इज इक्वल टू 48। तो हमको एक्चुअली में ये कैलकुलेशन दिखाना था तुम लोगों को, इसीलिए वो रेशियो वाले पार्ट के हिसाब से काम कर रहे थे। अगर 1 मोल का मास मोलर मास है, मतलब 22.4 लीटर का मास मोलर मास होगा और 7.5 लीटर का मास 16 के बराबर दे रखा है, यहाँ से भी कैलकुलेशन पॉसिबल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बाकी एक बार स्क्रीन पे तुम्हारे सॉल्यूशन दे रखा है, इसको नोट कर सकते हैं। एक बार यहाँ तक जो भी चीजें पढ़ाई है तुम लोगों को नोट्स कॉपी में एक बार इसको रीड करना, क्योंकि नेक्स्ट क्लास से हम लोग मोल एनालिसिस शुरू करेंगे, जहाँ पे इन सब चीजों का कॉम्बिनेशन चलेगा, मतलब इन सब चीजों के कॉम्बिनेशन के बेसिस पे हम लोग काम करेंगे। नेक्स्ट क्लास से इस चीज का थोड़ा ध्यान रखते हुए काम करना है, ठीक है। नोट कर लो ये सारा पार्ट। ये लास्ट वाला तरीका जरूर नोट करना, ये सब तरीका फॉलो करना है ताकि हम लोग का कैलकुलेशन फास्ट हो। रिलेटिवली कैलकुलेट करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। ऐसा नहीं कि एक जगह से एक्स का वैल्यू उठा के दूसरी जगह डाले, सीधा डिवीजन करके उसको हटाया करो। ये सब कैलकुलेशन फास्ट करने के तरीके होंगे। इसको स्कूल में यूज मत करना भूल के भी, स्कूल में यूज करेंगे तो नंबर काट लिया जाएगा, क्योंकि उधर स्टेप मार्किंग चाहिए होता है। चलो भाई, अगर ये नोट कर लिया तो हम लोग होमवर्क वाले पार्ट पे आते हैं। कुछ क्वेश्चंस तो होमवर्क दिया था तुम लोग को ऑलरेडी लास्ट क्लास में, आज और भी क्वेश्चन होमवर्क मिलेगा तुम लोगों को। हाँ मेरे को एक तो डाउट है। बोलो। सर एनसीईआरटी में कंपाउंड्स का डेफिनेशन दिया हुआ है, इसमें लिखा हुआ है इसमें कि द कंस्टिट्यूएंट ऑफ कंपाउंड्स कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय फिजिकल मेथड्स। हाँ, फिजिकल मेथड का तो मतलब मालूम है? हम लोग तो सेपरेट कर सकते हैं ना। फिजिकल मेथड का मतलब मालूम है?
जैसे हीट करके मर्क्यूरी HGS को हीट कर लेंगे तो वो तो सेपरेट हो जाएगा ना, अरे तो फिजिकल मर्क्यूरिक सेपरेशन सल्फाइड को। क्लास 9th में एक चैप्टर था मैटर अराउंड अस प्योर, उसमें कुछ मेथड्स पढ़ा था, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, क्रिस्टलाइजेशन, क्रोमेटोग्राफी, सीविंग, उन सब चीजों को फिजिकल सेपरेशन मेथड बोलते हैं, जहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टी के वेरिएशन के बेसिस पे सेपरेशन करते हैं। तो यहाँ जो फिजिकल मेथड बोला, हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से कैल्शियम कार्बोनेट को सेपरेट कर लेंगे क्या? मतलब कैल्शियम कार्बोनेट के कैल्शियम को और ऑक्सीजन को सेपरेट कर लेंगे क्या? हम लोग फिजिकल सेपरेशन मेथड से नहीं कर पाएंगे, हम लोग हीट करके डिसोसिएशन कर सकते हैं कंपाउंड का, वो अलग चीज है। किसी दूसरे कंपाउंड के साथ ऑक्सीडेशन रिडक्शन करके एक एलिमेंट को रिड्यूस कर सकते हैं, जैसे कॉपर सल्फेट का रिएक्शन जिंक के साथ करा के कॉपर को सेपरेट कर सकते हैं, बट ये फिजिकल सेपरेशन मेथड नहीं है, ठीक है, वो अलग चीजें होती है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2 में क्वेश्चन नंबर 67 68, ये दोनों क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में ट्राई करके आना है। उसके अलावा एक्सरसाइज 1 में आज कुछ होमवर्क मिलेगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, अच्छे से क्वेश्चंस होंगे ट्राई करने लायक। सब्जेक्टिव क्वेश्चन वाले पार्ट में शुरू का 1-2 क्वेश्चन सिंपल सा है मेरे हिसाब से, ट्राई करके देख लेना। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 ढंग से ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, उसके बाद सारे के सारे क्वेश्चंस शायद से आगे वाले टॉपिक के हैं। हाँ ठीक है, एक ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, के बाद ये सब क्वेश्चन तो रिएक्शंस के होंगे। एक ये क्वेश्चन ट्राई करके देखना, क्वेश्चन नंबर 5 जो एडवांस लेवल क्वेश्चन है सेकंड वाले पार्ट में, मतलब पहला मेंस लेवल क्वेश्चन था और उसके बाद एडवांस लेवल प्रॉब्लम है। एडवांस लेवल काफी डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं, उसका क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई करके देखना, अच्छा सवाल है, ट्राई करके देखना। उसके बाद एक्सरसाइज 3 में आ जाओ, मेन लेवल प्रॉब्लम। मेन लेवल प्रॉब्लम में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, एक्सरसाइज 3 का है, 7, 8, 9, 10, 11, और इसमें वेपर डेंसिटी का ठीक ठीक सवाल दे रखा, एक सवाल वेपर डेंसिटी, ऊपर एक और वेपर डेंसिटी, तीसरा वेपर डेंसिटी। उसके बाद 12, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, चलो इतने क्वेश्चन ट्राई कर लेना, फिर हम लोग बाकी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू